तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की वैद्युत आवेश के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। मतलब हम लोगों ने अभी ये देखा कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। हमने ये देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी, निरक्षी व व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया आपका छोटा सा निगमन है भाई कि विद्युत आवेश के समूह के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के कारण विभव कुछ होता है। तो मैंने माना कि मान लो ये भाई प्लस Q1 आवेश है, यहाँ माना मैंने प्लस Q2 आवेश है, यहाँ पर मैंने माना कि मान लीजिए कि माइनस Q3 आवेश है। तो बच्चों देखो क्या है, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और इसको भी हमने माइनस ही ले लिया। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने बोला माइनस Q4। अब इन सब के कारण इस पर कितना आवेश होगा। तो पहले मुझे ये निकालना होगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। हम जानते हैं कि अगर Q1 के कारण मुझे निकालना पड़े कि इस पर कितना विभव है, तो हम ऐसे निकालेंगे। हम लिखेंगे कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और उसके बाद Q और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा R1। मतलब मान लीजिए इनके बीच की दूरी R1 है, यहाँ की दूरी R2 है, ये दूरी आपकी R4 है, ये दूरी R3 है। तो मतलब Q1 के कारण इस पर कितना विभव होगा, वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R1। अब आप सोचोगे ये सब आया कहाँ से। मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना होता है तो हम लोगों ने अपने पहले ही वीडियो में देखा था कि एकल बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है। तो हम लोग जब एकल बिंदु निकाल चुके हैं तो बच्चों ये वही फॉर्मूला आपका सामने लिखा हुआ है। अब अगर हम इसके कारण निकालेंगे तो आप समझ चुके होंगे कि क्या आने वाला है। अगर हम इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा R Q2 और यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ Q3 और R3 हो जाएगा जब हम इसके कारण निकालेंगे। बस केवल परिवर्तन कहाँ है, ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी राशि अदिश राशि होती है तो हम लोग उसको बीजगणितीय योग से क्या करते हैं बच्चों, उससे जोड़ सकते हैं बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि का मतलब क्या है, हमने V1 निकाल लिया ना, अब हमने V1 निकाल लिया, फिर हम V2 निकालेंगे, फिर V3 निकालेंगे, फिर सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सबको जोड़ा गया। हमने लिखा यदि कोई बिंदु आवेश हो Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 से क्रमशः R1 R2 R3 R4 दूरी पर स्थित है, तब उस बिंदु पर जो हमारा कुल आवेश होगा वो होगा V बराबर देखो सब में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। हम सबसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद K कॉमन ले लिया। अंदर सबके पास क्या बचेगा, Q1/R1 है ना। अगर Q1 हमारा धनात्मक है तो ये धनात्मक रहेगा, बीजगणितीय योग का मतलब ही यही होता है। अगर Q2 भी हमारा धनात्मक है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। और बच्चों अगर Q3 मेरा ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर Q4 मेरा धनात्मक है या ऋणात्मक है, जो भी है वो मेरा Q4 ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे अगर आवेश दे दिए जाएं तो इस पर कितना होगा, डॉट 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 हम लोग लगा के क्या लिख देंगे, Qn/Rn। तो समझ गए ना। लेकिन इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हम लोगों ने देखा कि किसी एक बिंदु पर इतने सारे आवेशों के कारण विभव अगर ज्ञात करना है तो सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं, बीजगणितीय योग से जोड़ और घटा देंगे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाएंगे जो कि हमारा टॉपिक है विद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग सम विभव पृष्ठ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर। तो पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ पर। तो आपने देख लिया कि कैसे कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव की गणना करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में अंतर क्या होता है।
हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता क्या है आपका, ये फॉर्मूला होता है बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद K और Q बटे क्या R स्क्वायर होता है मेरा फॉर्मूला, मेन वाला फॉर्मूला बच्चों ये वाला है। इसी तरीके से हमारा जो वैद्युत विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद K और उसके बाद यहाँ हो जाता है बच्चों क्या Q बटे क्या R स्क्वायर, ये नहीं होता है, सिर्फ R होता है। तो ये क्या आया है मेरा, ये मेरा आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये आया है मेरा वैद्युत विभव। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी आवेश Q के कारण, बहुत अच्छे से सुनना, मैं एक लाइन लिखूंगा बस, किसी आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व किसी आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व वैद्युत विभव V का मान निम्नलिखित होता है। जो कि हमने क्या लिखा है बच्चों, यहां नीचे लिख दिया है कि निम्नलिखित क्या होता है ना, निम्नलिखित होता है। ये कौन जानता है, ये आप जानते हैं, आपके दिल की आवाज जानती है कि हाँ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर ने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाई था। उसके बाद वैद्युत विभव अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव हमने ये ज्ञात किया है। इन दोनों फॉर्मूले में कुछ अंतर है क्या, दिख रहा है, हाँ ये R है और ये क्या है R स्क्वायर है। तो एक बात बताना, अगर मैं इसको, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसको मैं ऐसे कर दूं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बटे R कर दूं और फिर से गुणे में 1/R कर लूं, तो मेरे हिसाब से किसी को तो समस्या नहीं होनी चाहिए। होगी क्या बताओ, होगी क्या, नहीं होगी ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ये तो मेरा V है और गुणे में 1/R है। इसका मतलब है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर V बटे क्या R, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा मेन वाला आ गया। कि भाई हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये मेरा मेन जो है क्या आया है, फॉर्मूला आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध बस इतना है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को R से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैद्युत विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। अब एक बात बताना, अगर परिमाण के रूप में हम बात करें तो कौन बड़ा होगा, E मेरा बड़ा होगा या फिर V बड़ा होगा। सब जानते हैं कि भाई बराबर तब हो रहा है जब V को हम R से भाग कर रहे हैं। इसका मतलब परिमाण के रूप में अगर हम बड़े की बात करेंगे तो मेरा बड़ा कौन आएगा, V आएगा, क्योंकि बड़े को R ना डिवाइड कर रहा है। मुझे पता है आप लोग सिर्फ मेरी आंखों में ही देखते हो रोज आजकल, है ना। वो मेरा पिछला वाला वीडियो रहा था ना, मेरी आंखों से आंखें मत मिलाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तब से सब मेरी आंखें ही देखते हैं, बस गलत, ऐसा नहीं करो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो ये तो मैंने देख लिया कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में अंतर क्या है, मतलब सॉरी संबंध क्या है। अंतर की बात तो छोड़ो, अंतर भी है कि हाँ बस वो R से डिवाइड करना है, तो इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि भाई समविभव पृष्ठ क्या होता है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट तो बनता है ना, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई समविभव पृष्ठ क्या होता है। बच्चों वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक ऐसा पृष्ठ रख दिया जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, तो हम उस पृष्ठ को कहेंगे कि भाई वो हमारा समविभव पृष्ठ है। नाम से ही पता चल रहा था कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे कहते हैं बच्चों हम लोग समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात अब एक बात बताना, मान लो कि हमारा पृष्ठ है और इस मान लो ये आपका पृष्ठ है, भाई इससे बड़ा पृष्ठ तो नहीं हो सकता है आपके लिए कुछ भी, है ना। और यहाँ पर वैद्युत विभव कुछ और है और यहाँ पर वैद्युत विभव कुछ और है, तो ये समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा, है ना। ये तब कहलाएगा जब यहाँ पर भी वैद्युत विभव समान हो और यहाँ पर भी वैद्युत विभव क्या हो, समान हो। तो बच्चों यहाँ पर भी वैद्युत विभव समान है और यहाँ पर भी वैद्युत विभव समान है, तो बताओ विभवांतर कितना होता है।
बच्चों विभवांतर जो होगा ना वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि विभव का अंतर है ना। तो भाई ये V1 है यहाँ पर और यहाँ पर V2 है, दोनों जगह पे क्या है, विभव समान है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये जो मेरा विभवांतर होगा ना वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अर्थात सम विभव पृष्ठ के पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है ना वो क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। अगर विभवांतर शून्य हो गया तो हम जानते हैं कि विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू द W/Q, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो बच्चों विभवांतर अगर जीरो होगा तो कार्य भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि बच्चों यही फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VQ, जहाँ ये क्या है विभवांतर और ये क्या है आवेश। और बच्चों अगर ये मेरा विभवांतर जीरो हुआ तो कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम एक आवेश को उठाकर किसी दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो वहां कार्य कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो वही लाइन लिखी है कि अर्थात सम विभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, जिस कारण सम विभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन यह संभव तभी है जब उस आवेश को लंबवत ले जाया जा सके, जैसे, परंतु यह संभव तभी है जब विद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर जाया जाए। क्यों, वैद्युत जो हमारा क्षेत्र होता है, मान लो कि इसको देखते हैं, ठीक, ये मेरा एक बिंदु आवेश है, ये मेरा एक बिंदु आवेश है जिसमें बिंदु आवेश में इसकी क्षेत्र की दिशाएं क्या है, बाहर की ओर है। तो हमने एक पृष्ठ खींचा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये मेरा पृष्ठ है जो कि कैसा है, गोलाकार है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये सारी दूरियां आपस में बराबर होंगी। और बच्चों जब दूरियां बराबर हैं, एक आवेश जो दिया है वो बराबर है, तो विभव यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक निकालोगे उसके बराबर ही आएगा, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। फॉर्मूला होता है V बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और उसके बाद Q/R। जब Q का मान तो समान है ना, तो इसका मतलब है कि R की दूरी भी, R जो हमारी है वो दूरी भी समान हो गई, तो विभव क्या होगा, समान होगा। तो इसके कारण इस यहाँ पे बिंदु है और यहाँ से देखेंगे इस Q के कारण यहाँ पर आवेश विभव कितना है, आप देखोगे V1, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तब भी क्या आएगा, V1 आएगा, यहाँ से यहाँ देखोगे तब भी क्या आएगा, V1 ही आएगा। इसका मतलब अगर हमारा कोई एक बिंदु आवेश है और उसके कारण हम लोग क्या ज्ञात करते हैं कि भाई कौन सी ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिसमें इसके कारण हर जगह पर विभव समान हो, तो हम बोलेंगे बिंदु आवेश के कारण एक हम लोग स्फेरिकल क्या करेंगे, पृष्ठ बनाएंगे, स्फेरिकल सरफेस, मतलब गोलाकार एक पृष्ठ बनाएंगे किसी बिंदु आवेश के लिए। समझ में आया बात। अगर ये बिंदु आवेश ना हो, ये आपका कोई तार हो, जैसा कि रेखीय आवेश हमें दिख रहा है, ये अगर दिख जाएगा, जो कि रेखीय आवेश हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, इसके कारण हो, तो बच्चों ये कैसा है, बेलनाकार। तो हम इसके आसपास ही, जैसे हमने वहां गॉसियन पृष्ठ लिया था ना, वैसे ही इसके आसपास एक और पृष्ठ बना देंगे। तो देखो जैसा ये है, ये रेखीय आवेश है, इनको बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझना है। तो हमने बोला कि ये रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश के कारण क्या करेंगे, हम लोग एक बेलनाकार पृष्ठ बना देंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। इसके बारे में बात करते हैं। चादर बना दिया, तो बच्चों अगर वैद्युत बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं तो हम देखेंगे कि इस पर जितना विभव होगा और इस पर जितना विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा और समदूरस्थ होगा। मतलब बच्चों मान लो यहाँ पर आवेश है और यहाँ पर भी आवेश है, इसके कारण जो मेरा विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसके और इसके कारण विभव जितना उत्पन्न होगा दोनों के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सम विभव पृष्ठ अक्सर पेपर में 1-2 नंबर का आ जाता है। आप लोगों को मैंने बताया कि सम विभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जो कि विद्युत क्षेत्र में होता है और साथ ही साथ उस पर विभव समान होता है प्रत्येक बिंदु पर। सम विभव पृष्ठ कहलाता है, अर्थात सम विभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और साथ ही साथ जो किया गया कार्य होता है वो भी क्या होता है, शून्य होता है। परंतु यह तभी संभव है जब वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए। अतः सम विभव पृष्ठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अतः सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। यहाँ से MCQ पेपर में आता है कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है।
तो बच्चों पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, मान लो भैया इससे बड़ा पृष्ठ मैंने बोला ना कुछ नहीं होता है, मान लो ये पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ऐसे लंबवत, यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे कोण बनेगा। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूँ ये देखो ऐसे, ठीक है, ये मान लो गोला है और ये गोला मान के चलो यार, इतना तो समझदार हो, मानने वाले बच्चे हो आप, इसको गोला कर लिया और यहाँ से इसको ऐसा मिला दिया, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये मेरा पृष्ठ है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कहाँ पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो ये पढ़ाना था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, क्योंकि बच्चों जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत है तो बल रेखाएं भी क्या होंगी, लंबवत ही होंगी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ये चैप्टर हम अगर बात करें तो इसका लगभग जो है वो 40% पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया है। मैंने कितना पार्ट बता दिया आप लोगों को, मैंने 40% जो है कवर कर लिया है। जैसे हमने अच्छी स्थित, निरक्षी स्थित, व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मैंने ज्ञात कर लिया है। अब इस चैप्टर में बचता क्या है ना, हमने संबंध एक छोटा सा आज देख लिया, हमने ये देख लिया बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। अब आपका इस चैप्टर में बचता है तो वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों जो आपका इस चैप्टर में बचता है और वो चैप्टर है आप, वो पॉइंट है आपका विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता और स्थितिज ऊर्जा, 2 पॉइंट आपके हो गए। उसके बाद एक और है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे से 2-3 निगमन अभी बाकी हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो वीडियो आपका आए उसमें ये आपका चैप्टर का 50% पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा, केवल फिर आपका संधारित्र वाला पार्ट बचेगा और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा था क्योंकि कुछ छोटे छोटे ही टॉपिक थे। अगला वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो अच्छा है कि आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, है ना। और बस आपसे यही कहेंगे कि आगे पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।